हाय गाइस व्हाट्स अप। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? हाँ जी सर, हम तो बहुत बढ़िया। आप बताओ। हम भी बहुत बढ़िया है। आज ना बहुत आसान सा टॉपिक कवर करते हैं, बहुत इजी। ऐसे ऐसे 501 इन्वेंट्री वाला। ठीक है, ये दिख रही है, ये क्या है? ये इन्वेंट्री होती है। अब जैसे जो लोग ऑडिट में हैं, उन वो अभी जब 31 मार्च एंड हुआ होगा, उसके अंदर आप सब ऑडिट फिजिकल काउंट पे गए होंगे, स्टॉक वेरिफिकेशन पे गए होंगे, या फिर स्टॉक ऑडिट जो बोलते हैं जिसे, उस पे गए होंगे। क्योंकि जो लोग ऑडिट में होते हैं ना, ये चीज़ें उन्हें करनी पड़ती है, क्योंकि वो जिस कंपनीज का ऑडिट करते हैं तो उन कंपनीज के अंदर स्टॉक होता है। तो उस स्टॉक को फिजिकल वेरीफाई करने के लिए, और फिर बुक्स के अंदर वो क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट आता है बुक्स के अंदर, उसे वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर को खुद जाना पड़ता है कि फिजिकल इन्वेंट्री जो है, अगर फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की दिखा रहे हैं तो वो 100 करोड़ की है या नहीं है। तो उसके अंदर हम 50-60% सैंपल्स निकाल के उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये जो SA 501 है, ये यही बताता है कि फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करना होता है, इन्वेंट्री का क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे कैसे हमें देखना होता है। करे चालू। तो अब देखो, ये दिख रही है, ये है गोडाउन। ये दिख रहा है, जिसको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज अ गोडाउन ऑफ अ कंपनी। तो अब क्या होता है, देखो ऑडिटर क्या है, ऑडिटर कौन है? ऑडिटर तो यार देखो, बुक्स का तो ऑडिट करेगा ही। अब इसके अंदर अगर इन्वेंट्री अगर हम कोई रिपोर्ट करेंगे तो उसका भी तो वो अमाउंट को वेरीफाई करेगा ना। हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला देखा था लास्ट क्लास में। क्या होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन? एक्सटर्नल कंफर्मेशन कि हमें डायरेक्ट कंफर्मेशन आ रही है कहाँ से, क्रेडिटर या डेटर से, कि उसका अमाउंट ओ करते हैं या नहीं करते हैं। फिजिकल इन्वेंट्री का अगर हम रिपोर्ट कर रहे हैं अमाउंट बुक्स के अंदर, तो ऑडिटर को ये वेरीफाई करना पड़ेगा ना कि वो जो 100 करोड़ का अमाउंट है इन्वेंट्री का, जो बुक्स में दिखा रहे हैं, वो ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए ऑडिटर सारी 100 करोड़ की इन्वेंट्री को वेरीफाई नहीं करेगा, वो कुछ सैंपल्स निकाल के उसको वेरीफाई करेगा। और फिर वो ये पता लगाएगा कि फॉर एग्जाम्पल उसने 50-60% ऑफ सैंपल जो उसने वेरीफाई करे उसमें ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है, तो वो कह देगा कि बाकी सारी इन्वेंट्री भी ओके है। क्योंकि हम सारी इन्वेंट्री तो कर नहीं सकते हैं, जो ऑडिटर होता है उस पर तो लिमिटेड टाइम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो वो जितना 50% कर ले, 40% कर ले, उसके बेसिस पे वो सारी इन्वेंट्री का ये बताया था कि हाँ चलो सारी इन्वेंट्री ठीक है। मैंने बहुत सारे फिजिकल वेरिफिकेशन करे अपने आर्टिकलशिप पीरियड में, और आप सबने भी करे होंगे, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में जाके डिफरेंट डिफरेंट तरीके को उनके लाइन आइटम्स होता है, उनके स्टॉक्स होते हैं, उनको हम वेरीफाई करते हैं जाके। एक हमारे पे बहुत बड़ी सी लिस्ट आ जाती है, फिर उसको एक एक आइटम को, उसकी क्वांटिटी को हमें मैच करना होता है। फिर जहाँ पे वो स्टाफ होता है उसके भी साइन लेने होते हैं, जो उस स्टॉक यार्ड का हेड होता है उसके भी साइन लेने होते हैं। ऐसे करके हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो अब हम क्या है, हम ऑडिटर हैं, हम इसके अंदर हम यहाँ से घुसे, ये जो गेट है इसमें से हम घुसे। अब यहाँ पे बहुत सारे इनका स्टॉक पड़ा होगा, ऐसे डब्बे पड़े होंगे। ठीक है, ये हो गया उनका स्टाफ, ये मैनेजमेंट का स्टाफ हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ऑडिटर का काम होता है जो मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस दे रही है रिकॉर्डिंग या कंट्रोलिंग के, उसे चेक करना। ऑडिटर, ये जो हम ऑडिटर हैं, हम यहां से घुसे। ठीक है, अब ये जो मैनेजमेंट है ये इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि हाँ भाई ये 4 बंदे हैं, तुम ऐसे ऐसे वेरीफाई करो। हम ऑडिटर को ना उनका प्रोसेस देखना पड़ता है कि वो वेरीफाई कैसे कर रहे हैं। कि वो अगर कह रहे हैं कि हाँ भाई ऐसे 10 काउंटिंग कैसे कर रहे हैं, काउंटिंग वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें उनका बेसिकली प्रोसेस देखना पड़ता है, प्रोसीजर। क्योंकि हम 100% काउंट तो करेंगे नहीं, बट अगर हमें पता है कि इनका प्रोसेस ठीक है और हमने अपना 50-60% सैंपल्स खुद ने काउंट कर लिए, तो हम ये मान लेंगे कि हाँ भाई उनका बाकी सारा प्रोसेस भी ठीक है। अगर वो 100 करोड़ की इन्वेंट्री रिपोर्ट कर रहे हैं बुक्स के अंदर, तो वो 100 करोड़ की ही इन्वेंट्री होगी। क्योंकि वो जो जो सैंपल्स खुद निकालते हैं उस पर हम रिलाई नहीं करते, हम अपने खुद सैंपल्स देते हैं। उन्होंने लाइन आइटम दिए, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ के हमें दिए, 100 करोड़ का पूरा हमें लेजर डंप दे दिया। अब हम क्या करेंगे, उस लेजर डंप में से 40 या 50 करोड़ खुद निकालेंगे। फिर उसमें जो जो सैंपल्स होंगे हम कहेंगे हाँ ये वाले सैंपल्स को तुम चेक करो 40-50 करोड़ के हमारे सामने, या फिर हम खुद चेक करेंगे क्या उसके अंदर तो कोई वेरिएशन नहीं है ना। अगर उसके अंदर कोई माल खराब है, देखो इसके अंदर हमें क्या क्या चेक करना होता है, जो फिजिकली होता है कि कोई डैमेज स्टॉक है, ठीक है, या फिर कोई डिफरेंस आ रहा है जो लेजर्स के अंदर, मान लो इनके लेजर्स के अंदर 100 की क्वांटिटी थी और हमने जब फिजिकल वेरीफाई करा तो उसके अंदर निकली हमारी 98 की क्वांटिटी। जो तो 2 का डिफरेंस है ना, इसके ऊपर हमें पूछना पड़ेगा मैनेजमेंट से कि क्यों आया है डिफरेंस। ये डैमेज स्टॉक है तो इसको स्टॉक को तुमने हटाया क्यों नहीं है, कंपनी से क्लेम क्यों नहीं मारा, फॉर एग्जाम्पल 2 का डैमेज स्टॉक था। तो इस टाइप के प्रोसीजर, इस टाइप की चीजें हमें देखनी पड़ती है। फिर हमें ये देखना पड़ता है चलो डैमेज नहीं है स्टॉक, एक्सपायरी स्टॉक है। एक्सपायरी स्टॉक हो गया कि भाई कोई फॉर एग्जांपल तुम एफएमसीजी कंपनी का ऑडिट करने गए, एफएमसीजी कंपनी में कोई प्रोडक्ट पड़ा था, उसकी एक्सपायरी मान लो अप्रैल की थी और वो अभी तक प्रोडक्ट यहाँ पे
दिख रहा है तुम्हें, तुमने ऐसी कोई डब्बा खोल के देखा उसके अंदर एक्सपायरी थी, तुम ये कहोगे कि एक्सपायर प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुम तो गलत काम कर रहे हो। ये सारा काम भी ऑडिटर का होता है। तो ये सारी चीजें ऑडिटर चेक करता है जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाता है। ठीक है, तो हम ऑडिटर हैं, हम ऑडिटर गए अंदर, हमने देखा कि मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दे रखी है ऐसे ऐसे काउंट करना है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, ऐसे नहीं कि किसी भी रैंडम डेट को हम चले गए मुंह उठा के, हमें एक डेट दी जाती है जिसके अंदर ऑडिटर जाता है कि हाँ भाई इस डेट को तुम चले जाओ। वो कौन सी डेट डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन बेसिकली उसके बेसिस पे होते हैं कि ना मैनेजमेंट को अपनी प्रोडक्शन रोकनी पड़ती है कि अगर प्रोडक्शन होती रहेगी तो तुम्हारा जो लेजर का अमाउंट, यार मान लो उनके यहाँ पे 100 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है, ठीक है, अब उस दिन ही तुम प्रोडक्शन करे जा रहे हो, 101 की हो जाएगी, 102 की हो जाएगी, 103 का जो डिफरेंस 2-3 करोड़ का वैसे ही आ गया। तो यहाँ पे उस दिन के लिए प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं और कोई मूवमेंट भी नहीं होती। उससे एक दिन पहले तक की कह देते हैं कि तुम अपने लेजर, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 30 डेट डिसाइड करी, तो 29 की नाइट को ये सारी मूवमेंट भी बंद कर देंगे कि 29 की नाइट को फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का स्टॉक है और आगे पीछे करके फॉर एग्जांपल 99 करोड़ का 29 की नाइट को हो गया है, तो 99 करोड़ का ही हमारे को माल मिलना चाहिए। उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, और हमें एक ही दिन के अंदर सारा वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। कंपनी को अपना प्रोडक्शन का लॉस लेना पड़ता है एक दिन के लिए, मूवमेंट का लॉस लेना पड़ता है, क्योंकि हम वेरीफाई कैसे करेंगे। तो कंपनी को एक दिन के लिए अपनी प्रोडक्शन भी रोकनी पड़ती है, क्योंकि कंपनी में ऐसा तो है नहीं 24/7 प्रोडक्शन हो, कभी तो रोकनी भी पड़ती है। तो एक ऐसा दिन उठा लेते हैं ऑडिटर एज वेल एज मैनेजमेंट अपना कोऑपरेट करके कौन सी डेट उठानी चाहिए जहां पे वो फिजिकल वेरीफाई करे स्टॉक को। ठीक है, समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो मैंने अब ऑडिटर इसके अंदर गया, देखा उसने मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है, रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी काउंट उसने देखा, तो वो देखेगा कि एग्जिस्टेंस है या नहीं है, कैसी कंडीशन है स्टॉक की, वो सब देखेगा। फिर वो करेगा, रिलायबल करे वो मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे कि मैनेजमेंट जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है वो जैसे काउंट प्रोसीजर्स करा रही है वो ठीक है या नहीं है। तो मैनेजमेंट ये सारी चीजें ऑडिटर ऑब्जर्व करता है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट कितनी सही है जो वो फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक करा रही है। ठीक है, ये ऑडिटर का काम होता है ऑब्जर्व करना। अब क्या इंस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट की मैनेजमेंट ने कैसे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के इंस्ट्रक्शंस दिए कि हाँ भाई तुम यहां से चालू करो काउंट करना, या फिर तुम पहले लिक्विड स्टॉक को काउंट करो फिर उस पे आना, या फिर तुम कौन से स्टॉक को पहले रॉ मटेरियल से चालू करो, वर्क इन प्रोग्रेस पे आओ, फिर फिनिश्ड गुड्स पे आओ, या फिर तुम एक गोडाउन से लेके दूसरे गोडाउन पे जाओ। कैसी क्या प्रोसीजर दिए, क्या उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अपने स्टाफ को या अपने मैनेजमेंट को, ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ऑडिटर वहां पे जाके उनका पूरा प्रोसेस समझ रहा है कि वो कैसे अपना फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का प्रोसेस करते हैं। हर साल, हर महीने भी करते हैं लोग, हर हफ्ते भी करते हैं, डिपेंडिंग कितनी क्रिटिकल है इन्वेंट्री, उसका क्या नेचर है उसके बेसिस पे। ठीक है, और नेचर ऑफ इन्वेंट्री आ गया सबसे पहला पार्टी कि भाई कैसा है नेचर, कि कोई तुम्हारा एडिबल प्रोडक्ट है, कोई तुम्हारा ऐसा प्रोडक्ट है कि जो डिग्रेड हो जाएगा थोड़े दिन बाद, या उसे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है जिसकी एक्सपायरी होती है, या फिर कोई तुम्हारा ये वाले प्रोडक्ट भी नहीं है, तो फॉर एग्जांपल कोई पेंट है या फिर कोई स्टील का प्लांट है। डिफरेंट नेचर डिपेंड करता है कौन सा तुम स्टॉक ऑडिट करने गए हो। तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री पे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होती है कि अगर कोई कंज्यूमेबल आइटम है तो उसकी एक्सपायरी डेट हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, कोई ख़राब माल तो नहीं बेच रहे। या फिर अगर कोई फिजिकल वैसा वाला स्टॉक है पेंट वगैरह, उसके अंदर भी एक्सपायरी होती है, बट स्टील है उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, बट उसके अंदर फिर हमें क्वांटिटी का खेल देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है स्टील के अंदर कोई रस्ट तो नहीं लगा हुआ। तो ये सारी चीज़ें नेचर ऑफ इन्वेंट्री के अंदर आ जाती है। अब स्टेज ऑफ कंप्लीशन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, जैसे रॉ मटेरियल आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस आया, फिर उसके बाद क्या आया, फिनिश्ड गुड्स। ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी कि रॉ मटेरियल कैसा है, वर्क इन प्रोग्रेस कैसा है, फिनिश्ड गुड्स कैसा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिस्क रिलेटेड इन्वेंट्री कि भाई अगर फॉर एग्जांपल तुम जा रहे हो कोई बहुत बड़ी कंपनी जो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स में डील करती है। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं फॉर एग्जांपल इथॉस वॉचेस। इथॉस वॉचेस क्या है, वो सिर्फ महंगी वॉचेस में डील करती है जिसका स्टॉक ही कई करोड़ों में होगा, बट उनकी जो वॉचेस की रेंज है, प्राइस है, वो 1.5 लाख 2 लाख से चालू है। राडो, रॉलेक्स, उसके बाद और भी जैसे ओमेगा, ये सारी क्या है, इनके अंदर क्या है, ये बहुत महंगी वॉचेज है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, रॉलेक्स 5-6 लाख से चालू होती है। उसकी वेटिंग होती है कि अगर तुम आज बुक करा रहे हो तुम्हारा हो सकता है 3 साल बाद नंबर है। समझ रहे हो ना? पतेक फिलिप जो मुकेश अंबानी का बेटा पहनता है, पतेक फिलिप 12 करोड़ की घड़ी है, 12 करोड़ की घड़ी। अब इथॉस वॉचेस कंपनी का अगर तुम स्टॉक टेक करने जाओगे तो उसकी रिस्क तो बढ़ जाएगा ना कि भाई छोटी सी घड़ी है, उसकी वैल्यू 12 करोड़ है। अब भाई उसकी रिस्क रिलेटेड इन्वेंट्री हो गई ना कि अगर वो कहीं पे भी किसी स्टाफ ने चोरी कर ली तो भाई उस कंपनी का तो बट्टा बैठ जाएगा, भाई 12 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन डिफरेंट टाइप से होती है, उसके अंदर ऑडिटर की भी तलाशी ली जाती है, जाते हुए भी और आते हुए भी।
मैं एक बार H&M का स्टॉक टेक करने गया था। तो H&M कौन सी कंपनी है जो कपड़े बनाती है, कपड़े बेचती है अपने रिटेल स्टोर्स के अंदर, ऐसे 3-3 फ्लोर के बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। तो उसके अंदर हमें कैसे वेरीफाई, हमारी पहले जाते हुए चेकिंग हुई, फिर उसके बाद हमें एक मशीन पकड़ा दी जिसके अंदर हमें उनके QR कोड को स्कैन करके हमें उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन करनी थी। उसके बाद हमारा आते हुए भी स्कैनिंग हुई कि भाई तुम कोई माल तो नहीं लेके जा रहे, जैसे हमें चोर समझते हैं ऑडिटर्स को। तो रिस्क रिलेटेड इन्वेंट्री ऐसी होती है कि भाई हमें वो अब की महंगा कोई सामान है या फिर कोई क्रिटिकल सामान है तो उसका कैसे तुम फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो। अब इथॉस वॉच कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री को कहाँ पे लॉकर में रखा हुआ है या फिर ऐसे खुले में डिस्प्ले में कर रखा है। डिस्प्ले में भी रखेंगे वो वॉचेस क्योंकि रिटेल कस्टमर्स आएगा तो वो तो डिस्प्ले में देखेगा, बट जो और भी थोड़ा और भी लग्जरी माल है या फिर थोड़ा महंगा माल है जो हिस्टोरिकली लग्जरी है जिसके अंदर प्रत्येक फिलिप जैसे मैंने बताया 12 करोड़ का 12 करोड़ की एक वॉच है, वो यहाँ नहीं रखेंगे डिस्प्ले के अंदर, वो उनकी अदर लॉकर के अंदर रखी होगी। तो ऐसी होती है रिस्क रिलेटेड इन्वेंट्री। अब उसके उनकी नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसे है, मतलब कि अगर कोई वो फिजिकल वेरिफिकेशन या फिर वो अपना स्टॉक जहां मेंटेन कर रहे हैं वो परचेज के वक्त कैसे जा रहा है और सेल के वक्त कैसे जा रहा है, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें कंट्रोल है। मतलब परचेज के अंदर वो परचेज का बिल जो वेंडर ने दिया होगा वो लेते हैं, प्लस में कोई बिल ऑफ लेडिंग होता है या फिर जैसे अगर इंपोर्ट माल आ रहा है या फिर एक्सपोर्ट में जा रहा है तो वो क्या क्या चीज डॉक्यूमेंटेशन लगा रहे हैं। तो हमें इसका प्रोसेस भी पूरा समझना पड़ता है कि माल आ कैसे रहा है और जा कैसे रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, लास्ट के 5 बिल जो परचेज के, लास्ट के 5 सेल के बिल भी हमें दो, ये चीजें भी हमें फिजिकल इन्वेंट्री के अंदर चेक करनी पड़ती है। तो नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल कंपनी का कैसा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। तो नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल भी हमें समझना पड़ता है। अब अगर कंपनी मेंटेन करती है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, मतलब कि वो कंटिन्यूअसली हर दिन उनका माल एक एडहॉक बेसिस पे, एडहॉक बेसिस भी नहीं सिस्टमैटिक बेसिस से बार बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई माल आया तो साथ साथ ही कंप्यूटर में एंट्री हो गई, ये नहीं हुआ कि कोई माल आया तो 4 दिन बाद वो कंप्यूटर के अंदर डल रहा है, तो ये बोलते हैं परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। समझ गए? तो ये होती है परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जिसके अंदर सिस्टम के अंदर साथ साथ ही एंट्रियां डल रही है, एंट्री की भी और एग्जिट की भी, परचेज की भी और सेल्स की भी। और लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री क्या है भाई, हो सकता है माइनिंग इंडस्ट्री हो तो उसका माल कई टनों में पड़ा होगा, कहीं और दूर दराके में पड़ा होगा। अगर कोई वैसी वाली इन्वेंट्री है जिसके अंदर सूखा आइटम होता है तो वो गोडाउन्स के अंदर पड़ा होगा। कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स होंगे, हो सकता है उनको एक कूलिंग रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स या गोडाउन्स के अंदर रखा हो। तो लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री के बेसिस पे डिपेंड करता है फिजिकल वेरिफिकेशन कैसा करें। अब टाइमिंग ऑफ वेरिफिकेशन क्या है, अब क्या होता है यार, अगर रिटेल स्टोर्स का होता है, रिटेल स्टोर्स का दिन में जाके तो तुम ऑडिट कर नहीं सकते, वो अपनी दुकानदारी तो खराब करेंगे नहीं तुम्हारे लिए। मंडे टू संडे ही उनका काम होता है। हर दिन रिटेलर्स का तो क्या होता है, उन्हें दुकान खोलनी होती है, कस्टमर आएगा, माल खरीदेगा और पैसे देके जाएगा। अब वो दिन में कोई काउंट नहीं कराएंगे। उन केसेस में होती है रात में फिजिकल वेरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें H&M का एग्जाम्पल दिया था, मैंने वहां पे स्टॉक टेक जो चालू करा था वो रात में 12 बजे के बाद चालू हुआ था। उनका 11 स्टोर बन गया था, फिर उन्होंने इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ सेट करा, फिर उसके बाद चालू हुई हमारी इन्वेंट्री काउंट 12 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक, क्योंकि उन्हें 9 बजे स्टोर खोलना होता है अपना। तो टाइमिंग ऑफ वेरिफिकेशन भी डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इन्वेंट्री और कौन सी इंडस्ट्री में तुम जा रहे हो, रिटेलर इंडस्ट्री में जा रहे हो या जिसके अंदर होलसेल में प्रोडक्ट डील करते हैं, या फिर B2B इंडस्ट्री में जा रहे हो या B2C, सब कुछ डिपेंड करता है क्या टाइमिंग, फिर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल B2B में जा रहे हो तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, दिन में भी तुम कर सकते हो वेरिफिकेशन। बट अगर हम B2C वाली इंडस्ट्री में जा रहे हो जिसके अंदर कस्टमर्स का डेली आना जाना है, रिटेलर्स हो गए, तो उसके अंदर रात में वेरिफिकेशन होगी। और हो सकता है कि हमें असिस्टेंस लेनी पड़ जाए ऑडिटर्स एक्सपर्ट की, जो करते ही इन चीज़ों में डील है स्टॉक टेक के अंदर, तो उनकी भी इन्वेंट्री हमें जरूरत पड़ सकती है। अब डेट कौन सी होती है फिजिकल वेरिफिकेशन की, बैलेंस शीट डेट भी हो सकती है और एनी अदर डेट भी हो सकती है। अब बैलेंस शीट डेट के अंदर अनेबल टू अटेंड करा, ऑडिटर अनेबल मतलब ऑडिटर जा नहीं पाया बैलेंस शीट डेट को, तो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से नहीं जा पाया तो चलो ठीक है, चेक ऑन अल्टरनेट डेट, कोई और डेट। चलो 31 तारीख को नहीं जा पाया तो 1 तारीख को चला जाए या फिर 25 तारीख को चला जाए, 25 मार्च को, 31 मार्च की बात हो रही है यहाँ पे, बैलेंस शीट डेट 31 मार्च हो गई। परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर और इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन, तो 25 से लेके 31 तक के बीच की ट्रांजैक्शंस को तुम चेक कर लेना। 25 तक का इन्वेंट्री कर लो, उसके बाद जो परचेज हुई, जो सेल्स हुई, परचेज को ऐड कर दो, सेल्स को लेस कर दो, तो तुम्हारा जो नंबर आना चाहिए 31 तारीख को वो मैच होना चाहिए। 25 तारीख का जो नंबर आया इन्वेंट्री का प्लस परचेज माइनस सेल्स इज इक्वल टू तुम्हारा क्लोजिंग का नंबर होना चाहिए। और अगर इम्प्रैक्टिकेबल है कि तुम 31 को हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हो सकता है वो इंडस्ट्री ऐसी हो कि 31 तारीख को हो ही सकता है कि उस दिन को इन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद करे हो, या फिर उस दिन पॉसिबल नहीं है इन्वेंट्री काउंट करना, तो फिर परफॉर्म ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर कर पाओगे। और ये भी ना कर पाओ तो तुम नॉट पॉसिबल, तो मॉडिफाई करनी पड़ेगी ऑडिट रिपोर्ट एज पर SA 705। और अब एनी अदर डेट लेते हैं, चलो बैलेंस शीट डेट को नहीं हो रहा तो एनी अदर डेट देखेंगे, तो उसके अंदर परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू चेक
चेंजेस बिटवीन काउंट डेट एंड बैलेंस शीट डेट, वही जो मैंने तुम्हें बताया। चलो अगर बैलेंस शीट डेट को तुम नहीं चेक कर पाए तो कोई और डेट उठानी पड़ेगी और उनके बीच के इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन को तुम चेक कर लोगे कि हाँ भाई ये चीज़ बीच के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो ठीक है, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुई है। प्लस परचेज माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग आ रही है 31 मार्च का, वही आना चाहिए डेटा। अगर तुम 2 तारीख को कर रहे हो उसके अंदर माइनस सेल्स कर दो, माइनस परचेज कर दोगे, प्लस सेल्स कर दोगे तो तुम्हारा उल्टा नंबर आ जाएगा 31 तारीख का, ठीक है। अब थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है। अब क्या होता है, काफी बार कंपनीज ना खुद वेरिफिकेशन, खुद अपने गोडाउन या फिर इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करती, वो थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग कर देती है। जैसे आईटीसी अपना गोडाउन या अपना माल खुद मेंटेन नहीं करती, उसने कई सारी कंपनीज को अपना माल का पूरा सिस्टम आउटसोर्स करा हुआ है। तो वो कंपनी क्या करती है, अपना माल देगी, उन्हीं की जिम्मेदारी है, कोई लॉस होगा डैमेज होगा आउटसोर्सिंग कंपनीज की जिम्मेदारी है कि भाई आईटीसी ने तो 100 क्वांटिटी दी है, आईटीसी को 100 क्वांटिटी इस टाइम पे दी है। तो ये सारा थर्ड पार्टी अगर वेरिफिकेशन है तो ऑडिटर को तो वो थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में तो 100 करोड़ की इन्वेंट्री आ ही रही है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, तुम 100 करोड़ का कंफर्मेशन तो दो ही दो, और हम परफॉर्म करेंगे इंस्पेक्शन जब भी तुम्हें लगे कि हाँ तुम सर आ जाओ आज इंस्पेक्शन करने, तो हम उस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ करने चले जाएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक। यही है, मैंने तुम्हें प्रैक्टिकलिटी भी बता दी कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ती है वाइल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। बस इतना आसान सा टॉपिक है, बस इस टॉपिक को तुम्हें एक्सटेंड करके लिखना है अपने पेपर में। जो मैं तुम्हें प्रैक्टिकलिटी बताई है उससे तुम मैच करके लिखोगे, और जो तुमने अपना खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उससे मैच करके लिखोगे। प्लस में जो आईसीआई की जो लैंग्वेज है, ये सारी आईसीआई की लैंग्वेज है, इसको मिक्स करके लिखोगे ना तो तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।